इसी आधार पर वोट दिया जाएगा। ज़्यादातर लैटरिन खत्म हो चुकी हैं और विकास के आधार पर वोट किया जाता है। सुविधाएं सिर्फ दिखने के लिए है। चुनाव में भ्रष्टाचार से मुक्त करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। डीजल पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है कि हम लोगों को खेती करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। महंगाई भी चरम सीमा पर है। 2022 तक जो चुनाव होंगे उस पर असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं राजेश कुमार। गांव का मूड, यह मूड जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पंचायत चुनाव के आहटों ने सियासी गलियारों में राजनीतिक हवा तेज कर दी है। क्योंकि यूपी गांव-गांव में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा चुका है और क्योंकि विधानसभा चुनाव के साथ बने पंचायत चुनाव के योग ने ऐसे संयोग खड़े कर दिए हैं कि चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। आज तक जो पंचायत चुनाव लोकल समझे जाते रहे, उनको लेकर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी वोकल हो रही हैं। बिल्कुल, और चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव के जरिए राज्य में एंट्री के रास्ते तलाश रही हो, ओवैसी की एमआईएम भी पंचायत चुनाव में यूपी की छोटी पार्टियों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां भी पंचायत चुनाव से उम्मीदें लगाई बैठी हैं। तो ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि गांव का मूड क्या है, और गांव का मूड जानने के लिए आज तक किसी भी न्यूज चैनल ने वो कदम नहीं उठाया जो प्राइम न्यूज ने उठाया है। गांव का मूड जानने के लिए प्राइम न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर एक सर्वे किया। इस सर्वे में वो लोग शामिल हुए जो गांव की सरकार यानी पंचायत चुनाव में अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। उन लोगों से बात की जिनके हाथों में गांव के चुनाव का फैसला है। प्राइम न्यूज के इस ग्राउंड सर्वे में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक और बुंदेलखंड से लेकर अवध और रुहेलखंड तक हर इलाके के लोगों को शामिल किया गया है। और प्राइम न्यूज के सर्वे से तैयार हुई रिपोर्ट पर अगले 2.5 घंटे तक मैराथन चर्चा हम करने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्राइम न्यूज के इस ग्राउंड सर्वे में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जिन लोगों ने अपने जवाब दिए और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जिन लोगों ने अपनी जरूरतों और मांग को बताया, उनकी आवाज, उनकी बात, गांव के लोगों का क्या कहना है, सब कुछ आज प्राइम न्यूज आपको दिखाएगा। मतलब सर्वे में जो लोग शामिल हुए, जिन्होंने अपने गांव और अपनी जरूरतों को बताया, उनकी बातों को आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, और साथ ही इन लोगों की मांग, गांव-गांव के लोगों की कही बातें और उनकी जरूरतों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां क्या कदम उठाने की तैयारी कर रही हैं और कैसे जनता तक उनकी जरूरतों को पहुंचाया जाएगा, यह बताने के लिए राजनीतिक पार्टियों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ने वाला है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले देखिए कि यूपी के गांव-गांव में रहने वाले लोगों का क्या कहना था जब उनसे पूछा गया कि पंचायत चुनाव को लेकर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है। ग्राम सभा का चुनाव, प्रधानी चुनाव होने जा रहा है। कैसा उम्मीदवार, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? अरे भैया, ऐसा सुनियाई खराब नहीं है बीस जने, लेकिन जेका संघर्ष अच्छा बात विकास ले आई वो तो ही दे जाई। जो काम करेगा, मतलब गांव का विकास, सड़क, नाली, साफ सफाई, इसी आधार पर वोट दिया जाएगा। सड़क भी अच्छी होनी चाहिए, नाली भी अच्छी की गंदगी ने गांव में रहे, और दूसरी बात है कि मतलब स्कूल भी रहे, बच्चे पढ़ें गांव में। हमारी ग्राम सभा में बहुत मुद्दे हैं देखा जाए तो, जैसे कि नाली है, खड़ंजा है और कॉलोनी है। लैटरिन जो दी गई उसमें भ्रष्टाचार बड़े रूप से देखा गया कि प्रधान आप चले जाइए ग्राम सभा का हमारे मतलब मुआयना करिए तो वहाँ पर आप पाएंगे कि ज़्यादातर लैटरिन ख़त्म हो चुकी हैं और कॉलोनी में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार आपसे छुपा हुआ नहीं है, ये वसूला जा रहा है। देखिए भी कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी वो सबसे अहम चीज़ इसमें विकास होता है और जनता की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई जाए, जनता की जो परेशानियां हैं उसको दूर किया जाए। मेन तो यही होता है कि विकास किया जाए और विकास के आधार पर ही वोट किया जाता है। अब बाद में चल के लोग अपनी नीति को बदल लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुद्दा तो यही है कि जनता की देखभाल की जाए और उनका विकास किया जाए। देखिए, आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वर्तमान समय में ग्रामीण विकास, जो कि निरंतर इतने दिनों से चुनाव होते आ रहे हैं ग्राम पंचायतों के, लेकिन अभी किसी भी ग्राम सभा में अगर आप जा करके देखिए तो कोई बहुत बढ़िया विकास का कार्य नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों के अंदर कि विकास जो है, क्योंकि जो भी पैसा जाता है वो ग्राम प्रधान के स्तर से ही समाप्त हो जाता है, वो गांव के विकास में नहीं होता है खर्च। तो आप सबने देखा कि ये सर्वे सबसे हटकर है, सबसे अलग है,
क्योंकि यहां पर बात प्रतिशत की नहीं हो रही है, यहां पर बात आंकड़ों की नहीं हो रही है, यहां पर बात इंसान के जरिए ही उसकी कही गई बात की है। यहां पर सबसे जरूरी यही है कि प्राइम न्यूज ने जगह जगह अपने संवाददाताओं को भेजा और आपने खुद सुना कि लोगों का विकास को लेकर किस तरह का कहना है। उनका क्या कहना है कि हमारे यहां पर सड़क कैसी है, हमारे यहां पर विद्यालय कैसे हैं, हमारे यहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी है। और राजेश, इसी को देखकर देखिए, ये बिल्कुल अलग तरह का सर्वे हमने किया है। इसमें यह बात लोगों के जहन से हमने उकेरने की और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आपने जिस तरह की योजनाएं चलाई, क्या उसकी जानकारी जनता को है, और अगर आपने योजनाएं चलाई क्या वो उनके दरवाजे तक पहुंची है। क्या आपने अगर सड़क की बात की है, वो अपने घर से जब निकलते हैं तो क्या उस सड़क को अपने आसपास देख पाते हैं। आपने अगर पेयजल की बात की है तो क्या उनको पीने का पानी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। क्या अगर शिक्षा की बात आप करते हैं तो क्या शिक्षा उनके दरवाजे तक है या उनको अभी भी मीलों दूर पैदल चलना पड़ता है। बिल्कुल, इन तमाम सवालों के बीच में राजेश आज हम बहस करेंगे। बिल्कुल आलोक, और जिस तरीके से चूंकि ये जो प्राइम न्यूज का ये सर्वे है वो जमीनी हकीकत बताएगा, और इसमें बड़ी बात ये है कि ये कागजों में हुआ या फिर किसी फाइल में हुआ सर्वे नहीं है, बल्कि जो लोग हैं वो खुद आज प्राइम न्यूज पे अपना मुद्दा बताएंगे, अपनी उम्मीदें बताएंगे और ये बताएंगे कि जमीन पे क्या हुआ है, जमीन पे जो योजनाएं ऊपर से चली उसका कितना हिस्सा पहुंचा है, लोग संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट हैं। इसको लेकर लगातार हम अगले काफी वक्त तक इस पे चर्चा करेंगे और उन लोगों को सुनेंगे जो इस सर्वे का हिस्सा बने हैं, यानी खुद वो लोग जो गांव के हैं, जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, वो अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी, अपनी उम्मीदें, अपना अच्छा, अपना बुरा, वो तमाम जो अनुभव रहे हैं वो बताएंगे। और उत्तर प्रदेश जो कि राज्य सबसे बड़ा है और उसके पंचायत चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण मायने रखते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में 2022 में आलोक जब विधानसभा चुनाव होगा तो इसमें कोई शक नहीं कि ये चुनाव के जो परिणाम होंगे वो उसका भी, उस पे भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी बात है कि अगर यहां पर जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती है, ये तमाम उन विपक्षी पार्टियों को भी जिनसे जनता को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगर वो चुनाव जीतती हैं तो हमारी सुविधाओं को और हमारी समस्याओं पर उनकी नजर बनी रहेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा व्यवस्था अभी भी बदहाल है, जो सड़कों की हालत है वो अभी भी खस्ता हाल है, और वो चाहते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी सड़कों का ध्यान रखा जाए। क्योंकि देखिए, एक हाईवे का निर्माण करना और एक सड़क का ऐसा निर्माण करना कि वो दो गांवों के बीच में, किसी कस्बे के बीच में संपर्क मार्ग का काम करे, ये बहुत ही अहम है। और इस पर भी क्या वहां की ग्राम पंचायतों ने, नगर पंचायतों ने पूरा ध्यान दिया है क्या? हैंडपंप की जो पहले व्यवस्था चलती आई थी, जब पेयजल के लिए पानी के पाइप की बात की जा रही है जल शक्ति मिशन में, तो ये कितना कारगर है? क्या इसकी जानकारी ग्रामीण लोगों को है कि जल शक्ति मिशन केंद्र सरकार चला रही है और उसके जरिए हर घर तक पीने के पानी का पाइप पहुंचाया जाएगा? इन सब तमाम मुद्दों पर जनता का क्या कहना है? साथ ही शिक्षा को लेकर कि शिक्षा का अधिकार तो है आपके पास, आप आरटी को आप लेकर आ गए 2010 के बाद से, क्या वो हर दरवाजे तक, हर घर तक पहुंचा है कि बच्चा अगर अपने घर में है तो आसानी से उसको शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? उसके बस्ते का जो बोझ है वो कितना है गांव के अंदर? क्योंकि एक शहरी बच्चे में और एक ग्रामीण बच्चे की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो ग्रामीण अभिभावक है वो शिक्षा को किस नजरिए से देखता है? क्या ग्राम पंचायतों ने इस स्तर पर काम किया है कि वो अभिभावकों को यह समझाने में कम से कम वो कामयाब हो पाए कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे को विद्यालय भेजना है? और इसी के मद्देनजर मिड डे मील की व्यवस्था भी पहले चलाई गई थी राजेश, ताकि विद्यालय में छात्रों की संख्या को बढ़ाया जा सके, लेकिन इससे कुछ ज्यादा अंतर गांवों के अंदर नहीं देखने को मिला। बिल्कुल आलोक, और बड़ी बात यह आलोक, चूंकि देखिए अभी मौजूदा वक्त में हम देखें तो किसानों का एक मुद्दा जो है वो सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में भी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26 जनवरी के बाद हालात बदल चुके हैं। जब राकेश टिकैत भावुक हुए उसके बाद अब इसमें जातिगत समीकरण भी शामिल हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पे अगर कोई बैठता है तो इस इलाके का महत्वपूर्ण योगदान उसमें होता है। ऐसे में यहाँ के क्या किसान जो नाराज हैं, क्या वो भी एक मुद्दा बनेंगे? क्या उनको साधने की कोई कोशिश होगी? उनकी नाराजगी क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है, उनकी निराशा क्या है? ये तमाम चीजें भी इस सर्वे का हिस्सा है। और खुद गांव के जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो अपनी बात आज प्राइम न्यूज पर रखेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, जो लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे भी हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग भी, और अगले कुछ वक्त में हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा, उनसे समझेंगे कि आखिर ये जो पंचायत चुनाव हैं उसमें क्या मुद्दे होंगे और क्या कुछ उसमें होने की संभावना है। बिल्कुल, और यहां पर सबसे जरूरी यही है कि जिस तरह से अभी आपने राजेश जिक्र किया किसान आंदोलन का, किसान गांवों में ही बसता है,
क्या किसान आंदोलन की आंच गांवों तक भी महसूस की जाएगी? क्योंकि यह सीधा सा टकराव है किसान और सरकार के बीच का। सरकार समझाने की कोशिश कर रही है कि हम बिल लाए हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट बिल है और आपसे इसका बहुत ज्यादा सीधा संबंध है, आपका इससे विकास होगा। लेकिन तमाम किसान नेताओं का कहना है कि ये हमारे काम का नहीं है। तो क्या ये जो गतिरोध बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच में, इससे पंचायत चुनाव कितना ज्यादा प्रभावित होगा? और पंचायत चुनाव में लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? एक बार हम आपको फिर से यहां पर दिखा देते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा है प्राइम न्यूज पर। यहाँ पंचायत में पैसा तो बहुत आता है, न तो कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न यहाँ कोई साफ सफाई है, न ही सड़कों की हालत भी जर्जर है। 5 साल बीत गए हैं। 5 साल बीत जाने के बाद और कई साल बीत गए इसके पहले भी कहीं कुछ जो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जैसा का तैसा है। क्या लगता है भ्रष्टाचार चरम पर है? बिल्कुल चरम पर है। योगी सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही? कर रही है। ये जो है ग्राम प्रधान वगैरह ये सब कर रहे हैं। ग्राम प्रधान सरकार किसको देगी? स्वास्थ्य सुविधाएं में सबसे बड़ी समस्या यहाँ की अन्ना प्रथा है, जो गंभीर कैंसर के नंबर 1 पर है। और खुले में शौच, ये सब व्यवस्था इतना अच्छा सरकार होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, अलग अलग पार्टी से होते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं, मिलकर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए सबसे महत्व मुद्दा महंगाई है और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत। पंचायत चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत प्राइमरी पाठशाला, सड़कें और स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, जिनकी शुरुआत ग्रामीण से ही होती है। इस बार पंचायत चुनाव में सबसे अहम मुद्दा जो है वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो हावी होगा वो किसान मुद्दा और महंगाई। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ दिखने के लिए हैं और ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। कि गांव में जहां बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचे। वैसे अभी तो बिजली लगभग गांव-गांव में पहुंच गई है और नालियां बने, सड़क अच्छी हो, जहां शिक्षा के लिए उचित साधन नहीं है वहां विद्यालय ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाए। यही अहम मुद्दा होना चाहिए। सबसे निचली पंचायत चुनाव में भ्रष्टाचार से मुक्त करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। अगर निचली सीढ़ी मजबूत होगी तो ऊपर सतह मजबूत होते चला जाएगा। तो पंचायत चुनाव के लिए सबसे विकास का मुद्दा यह रहता है कि सफाई अच्छी हो, पंचायत चुनाव के दृष्टिगत लोगों को सुख सुविधाएं मिलें, सफाई, नाली, रोड बेहतरीन मिले। और हमें लगता है इस जो सरकार है योगी जी की, वह हर मुद्दे पर खड़ी है। और अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल है, आपको उससे एक बार यहां पर रूबरू करा देते हैं। नितिन गुप्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, पूर्व राज्य मंत्री हैं बीजेपी के। और हमारे साथ अजय अरोड़ा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और मनोज पांडे हैं, पूर्व कृषि मंत्री सपा के हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले सुनील जी आपके ही पास आते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से आपने लोगों का रिएक्शन सुना, ये हमने एक अलग तरह का सर्वे करा है प्राइम न्यूज पर कि आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाएंगे, कागजों पर हम स्याही को खर्च नहीं करेंगे, हम लोगों की जुबानी ही उनकी बात को पूरे देश तक पहुंचाएंगे। आपने देखा कि तमाम मुद्दों की उन्होंने बात की है। सबसे अहम मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं पंचायत चुनाव में? देखो, सबसे अहम मुद्दा तो मुझे जहां तक लगता है कि कोरोना काल के बाद जो प्रवासी मजदूर थे, जो गांव के रहने वाले लोग थे, छोटे तबके के लोग थे, वो कभी कभी बड़े बड़े आयोजन में 5 साल में एक आध बार आया करते थे, तो उनकी ज़्यादा अहम भूमिका नहीं रहती थी। लगभग वो जिस दिन वोट होते थे उस दिन एक दिन पहले रात को आ गए और सुबह वोट डाल करके शाम तक वापस चले गए। किस तरीके से जो चुनाव लड़ते थे वो किस तरीके से बुलवाते थे, कैसे मैनेज करते थे, वो एक अलग तरीका था। लेकिन पिछले 6 महीनों से जो लोग लगातार वहाँ रह रहे हैं, गाँव की राजनीति को समझा है उन्होंने, देखा है किस ग्राम प्रधान ने, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है, उसने क्या सहयोग किया, या जो प्रत्याशी होंगे उन्होंने क्या सहयोग उनका किया, ये बड़ा अहम भूमिका रखेगा। सबसे दूसरा मैं कहूँगा किसान संगठनों का, जो पिछले 90 दिन से आंदोलन जो चल रहा है, वो भी बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं। और लास्ट में जाकर के आपने देखा होगा कि बीजेपी के माध्यम से एक जातिगत आंदोलन कहा जा रहा है, लेकिन मैं इसको मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ कि यदि पूर्वांचल में देखेंगे या अन्य क्षेत्रों में देखेंगे चारों तरफ, तो कहीं न कहीं वो लोग जो किसान लोग हैं, आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनकी भी बड़ा अहम भूमिका रही है। तीसरी बात मैं कहूँगा, जो युवा
आखिर में जिसको रोजगार नहीं मिला, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आई थी और एक जिला और एक आइटम के लिए जो बात उन्होंने कही थी वो कितना सक्षम हो पाया है, ये सारा प्रदेश जानता है। हाँ। उसके लिए भी यूथ जवाब करेगा कि आखिर में हमको वहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला कर नहीं मिला। दूसरा, इस बार जो केंद्र सरकार का बजट आया उसमें मनरेगा के बजट में कटौती की है। वो स्थिति है कि आप वास्तव में उन मजदूरों को स्थानीय लेवल पर जो मजदूरी मिलती थी, जो उनको काम मिलता था, वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये स्थिति क्या है। और सबसे अहम मैं और बात बताऊं कि जो पिछले 4 महीने 6 महीने से ग्राम प्रधान के इलेक्शन में, जिला पंचायत के में चलता है कि छोटे छोटे झगड़े होते हैं। हाँ। और वो बड़े बड़े जो मुखिया टाइप के होते हैं वो कराते हैं कि पुलिस तक कैसे केस पहुंचे, कैसे दबदबा बनाया जाए और कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, जिसमें 116 की कार्रवाई भी होती है, साथ में शांति भंगी की भी कार्रवाई होती है, छोटी छोटी मेड़ों को काटने के या छोटे छोटे गलियों में झगड़े जो होते हैं वो बड़ा अहम भूमिका रखते हैं और अंतिम समय तक वही बदलाव रखते हैं। जातिगत आंकड़े गए कि छोटा किसी ने जातिगत गाली दे दी या हमने अपनी गली से किसी को निकलने नहीं दिया या किसी की बारात आ रही है वो बारात को हमने दरवाजे से वापस नहीं जाने दी, ये तमाम ऐसे छोटे यानी ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। मैं दोबारा आता हूं आपके पास सुनील जी, लेकिन मनोज आपके पास मैं आऊंगा। प्राइम न्यूज ने सर्वे किया है और सर्वे में खुद लोग बोल रहे हैं जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, जो निराशा या उम्मीद है, वो लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, हमने सुनवाई, आगे भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हम सुनवाएंगे। आप लोगों को क्या उम्मीदें अपने लिए, क्योंकि कई मुद्दे अभी ऐसे हैं गांव के चुनाव में जो हावी हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम पंचायतों की जो संरचना हुई थी और जब भी आजादी के बाद गांव पंचायतों की संरचना हुई और उसके बाद गांव को एक बजट ऐलान किया गया राज्य वित्त के माध्यम से, कभी 12वां वित्त, 13वां और 14वां वित्त के माध्यम से गांव की संरचना और गांव को लाभान्वित करने के लिए उसको विकास से जोड़े जाने की एक भूमिका बनाई गई। लेकिन देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कही है, निश्चित रूप से भारत का जो एक अमेंडमेंट हुआ था लोकसभा में, जिसको हम कहते हैं भारत का 73वां और 74वां संशोधन, जिसमें ये परिकल्पना की गई कि जहाँ ग्राम पंचायतों को और शक्ति दी जाए, उन्हें और मजबूत किया जाए। लेकिन देखिए, परिस्थितियां ये है कि आजादी के 74-75 साल बीत जाने के बाद आज भी ये सर्वे में भी है और हम लोग विधायक है लगातार जीत के आते हैं और गाँव की राजनीति करते हैं। गाँव में क्या कारण है कि 50% से ज्यादा आंतरिक सड़कें कच्ची हैं, नाली नहीं है, जल भराव रहता है और लोगों के दूषित वातावरण में रहना पड़ता है। तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो गवर्नमेंट राज्य वित्त में या 14वें वित्त में या मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिकताएं तय करती हैं, तो प्राथमिकताएं तय होती है दिल्ली में, प्राथमिकताएं डेवलपमेंट की तय होती है लखनऊ में। ये प्राथमिकताएं अगर गाँव में तय हो कि गांव के लोगों की उस समय की क्या आवश्यकता है और कौन सा डेवलपमेंट होना चाहिए, तो शायद गांव का विकास होता। अब मनरेगा में तय होगा कि गांव के आपको तालाब को खुदवाना है, जबकि सच ये है कि 60% से ज्यादा तालाबों में पानी भरने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पैसा अपव्यय हो रहा है। और कभी राज्य सरकारों ने इसके लिए कोई कल्पना नहीं किया। एक समग्र गाँव, एक सेंचुरेट विलेज मनोज जी देखिए, हम धन्यवाद देंगे आदरणीय अखिलेश यादव को कि उन्होंने लोहिया ग्राम, लोहिया समग्र गांव की संरचना किया। पहली बार हिंदुस्तान में अकेली सरकार थी जिसने 100 करोड़ रुपए तक भी एक ग्राम पंचायत में लगाया कि हम पूरे गांव को पक्की सड़क देंगे, पूरे गांव को 3 लाख की कॉलोनी देंगे, पंचायत घर देंगे, बिजली के तार सारे नए लगाएंगे। मतलब आपका सीधे तौर पर क्या मानना है कि ये जो समस्याएं आजादी के बाद रह गई हैं गाँव में, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए, इसका जिम्मेदार वो विभिन्न सरकारें थी जिन्होंने एक समग्र विकास की ओर कदम नहीं बढ़ाया। हमने आपको उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 22% गाँव को लोहिया गाँव किया गया। हम दावा करते हैं कि आज आप समाजवादी सरकार के लोहिया गाँव में चले जाइए, आपको शहर नहीं सर एक सेकंड देखिए, अभी जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी ना, उसमें वो लोहिया गांव के लोग भी थे। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने भी राज किया है ना, आपकी भी सरकार थी, 5 साल आपने पूरा कार्यकाल किया, अब सत्ता जरूर बदली है, उनको भी 4 साल हो गए, लेकिन तब गांव की सूरत कितनी बदली? आज भी उन गाँव में यही हालात है जो पहले से चले आ रहे थे। देखिए, मैं तो निवेदन करूंगा कि मेरी बात पूरी हो जाने दिया करिए और हम फिर आपकी बात को सुनेंगे। देखिए, मैंने कहा जो कल्पना 22% गाँव को 12 से 17 तक किया ही नहीं, उसको पूरी किया। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मेरी विधानसभा ऊंचा हार है, 53 ग्राम पंचायतें लोहिया हुई हैं। आजादी के बाद से लेके अभी तक किसी एक गांव में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना डेवलपमेंट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन लोहिया गांव के रूप में किया। पहली सरकार है हिंदुस्तान की
जिसने 3.25 लाख की कॉलोनी दिया, नहीं पहले 70,000, 62,000 और आज 1 लाख रुपए की कॉलोनी का पैसा दिया जाता है, क्योंकि आपने भी बयान सुनाया कि 30,000, 25,000 रुपए रिश्वत देने पड़ते हैं। मनोज जी हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ठीक है अजय जी, जिस तरह से इन्होंने ये गिनाने की कोशिश की है कि लगातार जो पिछली सरकारें रही हैं आज़ादी के बाद से, उन्होंने कुछ ज़्यादा विशेष काम नहीं किया है। अब पंचायत चुनाव में आप जनता के बीच में किस रोड मैप के साथ जाने वाले, क्योंकि जनता ने तो साफ तौर पे बताया है प्राइम न्यूज के कैमरे के सामने कि सड़क बदहाल है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं, आप उनको जाकर क्या समझाने वाले हैं? आलोक जी, रोड मैप की बात की आपने जी। रोड मैप सीधा पंजाब वाला और राजस्थान वाला चलेगा उत्तर प्रदेश में। और जो जीडीपी है, गैस, डीजल, पेट्रोल और ये और बढ़ती महंगाई, इससे वर्तमान जो सरकार है और जो पंचायत में नुमाइंदे हैं, नुकसान होने वाला है। और जो किसानों का मुद्दा है आलोक जी, इससे अन्यथा ना लें, किसानों का मुद्दा गांव में बहुत महत्वपूर्ण है। और प्राथमिक स्वास्थ्य से जो आप दिखा रहे थे चैनल में, जब आपने शुरू की डिबेट तो आपने दिखाए इंटरव्यूज, उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो ठीक नहीं है, प्राथमिक पाठशालाएं ठीक नहीं है, तो हम इस पे काम करेंगे। ये है हमारा रोड मैप। और जहां तक आपने कहा इतिहास में पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, पहले किसने क्या किया क्या नहीं किया, मैं वर्तमान की बात करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है जो वर्तमान में जीता है उसका भविष्य अच्छा होता है, तो मैं वर्तमान की बात करूंगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलोक जी मैं दावे से कह सकता हूँ, जैसे भूकंप आता है देश में तो केंद्र बिंदु बनता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो किसानों का आंदोलन है, भूकंप का, राजनीतिक भूकंप का केंद्र बनेगा। और वो पूरे भारतवर्ष से जितने गांव हैं सब पे असर करेगा, ना कि उत्तर प्रदेश में। ये भी देखने की बात है। लेकिन अजय जी, आपने जो कहा कि राजस्थान और पंजाब का जो मॉडल है वो लेके आप लोग जाएंगे, क्या आपने वहां कोई ऐसा उदाहरण सेट किया है जिसको आधार बना के आप यहां पे वोट मांगेंगे, यहां पे लोग आप पे भरोसा करें कि देखिए साहब राजस्थान और पंजाब में ये हुआ, अब उत्तर प्रदेश के गांवों में भी ये होगा? बिल्कुल 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 आलोक, जो अगर उन्होंने विश्वास किए वहां की आवाम ने, तो हम ये बात करेंगे कि पंजाब की आवाम, राजस्थान की आवाम ने हम पे विश्वास किया है, तो आप भी हम पे विश्वास करके हमें मौका दीजिए। और मैं बता दूं, पंचायत चुनाव से ही हमारी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। हम वापस सत्ता में आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश टकटके लगाए, कांग्रेस को देख रहा है, टकटके लगाए, वो चाहता है कांग्रेस नेतृत्व करे। उत्तर प्रदेश परेशान है, पूरा देश प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रदेश से। नहीं, इंतजार तो आपका हो रहा है आपकी बातों से और आपके कॉन्फिडेंस को लेकर, ये तो इस चीज का कहीं ना कहीं अंदेशा यहाँ भी आ रहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस को चाहता है। लेकिन अगर आप रोड मैप की कुछ एक बातें भी अगर आप हमारे साथ साझा कर लें तो दर्शक भी उसको समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी दलों ने, कि तीनों काले कानून वापस दो। कृषि क्षेत्र वाले सब नाराज हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य नहीं है, उस पर हम काम करेंगे। एक अभी आपने बात की, बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं मेन रोड की, बड़ी बड़ी सड़कों की, लेकिन जो इंटरकनेक्टेड गांव से गांव को जोड़ती है, हम उस पर फोकस जरूर करेंगे। क्योंकि अभी आपने इतना बढ़िया सर्वे किया, आपने इंटरव्यू में दिखाया लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, हम उस पर काम करेंगे, वो रोड मैप बनाएंगे। हम वो रोड मैप लेके जनता के बीच में जाएंगे, आवाम के बीच में जाएंगे। ठीक है सुनील जी, जिस तरह से बात यहाँ पर ये हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले अजय जी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में ये बात साबित करने की कोशिश की कि जब भी भूकंप आता है तो उसका केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता है। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो वो कई भागों में उसको देखकर हम समझ सकते हैं, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं। अगर आप वहां पर पूर्वांचल में जाएंगे तो वहां पर किसान संगठन इस तरह से है ही नहीं सशक्त, वहां पर छोटे छोटे गुट हैं किसानों के। बुंदेलखंड में जाएंगे, वहां पर किसानों की समस्याएं बिल्कुल अलग है, कि वहां पर पानी की समस्या सबसे ज्यादा भारी है, वहां पर मंडी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो क्या पार्टियां इस चीज को समझ पा रही हैं? नहीं, यही तो दुर्भाग्य है कि अरोड़ा साहब ने जो बातें कही, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक रूप में जो उनका फील्ड रहा है या इतने वर्षों से वो राजनीति कर रहे हैं, वो अभी ये लोग बैठ के नहीं समझ पा रहे हैं आखिर में कि भूकंप का केंद्र कहाँ रहेगा। और ये अभी इन्होंने पंजाब और राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, जो वायदे इन्होंने विधानसभा चुनाव में किए वो लगभग पूरे ही नहीं हो पाए। किसानों के इन्होंने ऋण माफ़ी की घोषणा की थी, 10% किसानों का ऋण माफ अभी तक नहीं हो पाया है। तो राजनीति में जब सत्ता में आने के लिए आतुर होते हैं राजनीतिक दल
और चुनावों में, चुनावी भाषण में क्या क्या वायदे किए जाते हैं सब सारे लोग अच्छे से समझते हैं। दूसरा, ये ग्राम प्रधान का चुनाव है, मुझे लगता है कि यहाँ केंद्र की क्या योजनाएं हैं और प्रदेश की क्या योजनाएं, ये मायने नहीं रखता। बिल्कुल धरातल पर जाने का प्रयास करेंगे तो बड़ा 2-2, 4-4 वोटों के लिए बड़ा भूमिका वहाँ बनती है। जातिगत आंकड़े क्या होते हैं, किस जाति का खड़ा हुआ है, किसका वहाँ वर्चस्व है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि थाने स्तर पर किसका वर्चस्व है। जब वहाँ पुलिस परेशान करती है तो वहाँ MLA MP के पास नहीं जाते, वो वहाँ जाते हैं कि जहाँ वो पुलिस उनको परेशान न करे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पर। अधिक से अधिक वो BDO तक जा पाते हैं, बहुत बड़ा मामला होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक जाते हैं वहाँ के लोग, वो भी बड़ा हिम्मत करके जाते हैं। तो वो राजनीतिक दलों को समझना होगा। ये बिल्कुल मनोज पांडे जी ने बात सही कही कि जो वास्तव में सत्ता का केंद्र होना चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो ग्राम सभा लेवल पर होना चाहिए, न कि लोकसभा पे होना चाहिए, न विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, राजनीतिक दल इसको कहने में समझते हैं कि नहीं बिल्कुल वैसी स्पीच है कि जरा मोहित करने वाली। लेकिन हकीकत में जब ये सत्ता में होते हैं तो वो फिर वही स्थिति में होते हैं जो और राजनीतिक दल होते हैं। यानी विपक्ष में रहते हुए ज्यादा चीजें अच्छी लगती हैं इस तरीके की, लेकिन जब सत्ता दी जाती है तब कहीं ना कहीं होता है। इसके अलावा सुनील जी, एक चीज ये है, क्या ये जो राजनीतिक दल हैं वो गांव का ये जो चुनाव है, गांव की जो सरकार बनाने के लिए क्या मूड भाप पा रहे हैं? क्योंकि हमने कई बार देखा, चर्चा भी कई बार की, बड़े मुद्दों पे सरकार को घेरा जाता है कि साहब कानून व्यवस्था, साहब महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, क्या ये मुद्दे गांव में हावी होंगे? जबकि लोगों की हमने प्रतिक्रियाएं सुनी, उनको नाली, सड़क और ये इस हम सवाल पर आएंगे राजेश, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। और विकास के आधार पर वोट किया जाता है। सुविधाएं सिर्फ दिखने के लिए है। चुनाव में भ्रष्टाचार से मुक्त करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। डीजल पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है कि हम लोगों को खेती करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। महंगाई भी चरम सीमा पर है। 2022 तक जो चुनाव होंगे उस पर असर पड़ेगा। इसी आधार पर वोट दिया जाएगा। ज़्यादातर लैटरिन खत्म हो चुकी हैं और विकास के आधार पर वोट किया जाता है। सुविधाएं सिर्फ दिखने के लिए है। चुनाव में भ्रष्टाचार से मुक्त करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। डीजल पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है कि हम लोगों को खेती करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। महंगाई भी चरम सीमा पर है। 2022 तक जो चुनाव होंगे उस पर असर पड़ेगा। तो ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। यूपी में पंचायत चुनाव का वक्त आ रहा है। ऐसे में इस बीच किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है। किसानों का आंदोलन जुड़ा हुआ है गांव के लोगों से, किसानों से। तो अब सवाल यह उठता है कि पंचायत चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो किस हद तक पड़ेगा। गांव के मूड को जानने वाले हमारे सर्वे में गांव के लोगों ने क्या जवाब दिया है वो भी आप देख लीजिए। किसान आंदोलन का भी फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग किसान हैं। डीजल पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है कि हम लोगों को खेती करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, और खेती के साथ साथ हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। कैसे कि जनता जो किसान है, किसान अगर उनको राज्य सरकार, जो मौजूदा सरकार है, अपनी बात बताएगी, उनको समझ में आएगा। वरना ये आंदोलन देख के, सिर्फ भड़काऊ भाषण देख के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे विचार से। महंगाई भी चरम सीमा पर है और किसानों की समस्या कोई सुन नहीं रहा है, और डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल से भाड़ा भी बढ़ रहा है, खेत की ट्रैक्टर की जुताई भी बढ़ रही है भाड़ा, ये सारी समस्याएं हैं। जनता, किसान गांव में बसता है। आज के डेट में हमारे यहाँ एक बजाज मिल है जो किसानों का गन्ना भुगतान ही नहीं किया जा रहा है, एक साल का पैसा रोके हुए है। आए दिन डीजल के दाम बढ़ने से हम लोगों की जुताई महंगी हो गई। 1200 में हम लोगों का धान बिका। किसान आंदोलन से पंचायत पर ज़्यादा चुनाव नहीं पड़ेगा। 2022 तक जो चुनाव होंगे उस पर असर पड़ेगा। असर पड़ेगा, ये महंगाई से असर पड़ेगा, डीजल पर से असर पड़ेगा,
किसान आंदोलन बेचारे जो अन्नदाता है, जो जिन लोगों से हमको अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, वो मतलब इस समय भूखे प्यासे मर रहे हैं। किसान आंदोलन का प्रभाव तो बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि सारा देश हम किसानों से हैं, पूरा देश किसानों से है। किसान हमारी जो है पुराने समय से भी नारा चलता आ रहा है कि जय जवान जय किसान। अगर किसान ही खुश नहीं रहेगा, देश का जो निर्माता है, अन्नदाता है, अगर वो खुश नहीं होता है तो सारी चीज़ें ही प्रभावित हो जाएंगी। चुनाव भी इस बार प्रभावित होना ही निश्चिंत है। इस बार किसान आंदोलन का पंचायत चुनाव पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंचायत का चुनाव ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामवासियों के हिसाब से अपना प्रत्याशी का चयन होता है, प्रधान का चयन होता है, उनका प्रतिनिधि होता है। किसानों का मुद्दा अपना अलग अलग मुद्दा है, इसका पंचायत इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। किसान आंदोलन जब किसान का मतलब किसान के पास नहीं है तो खाद बीज तो महंगा है। अब किसान ने फसल तैयार करी तो उसका तो सस्ता हो गया। मजदूरी कहाँ से किसान निकालेगा, किसमें से देगा? वो तो बात मतलब जानकारी सभी को है, इस बात के लिए कोई बोलने की बात जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि किस तरह से पंचायत चुनाव पर किसान आंदोलन का जो ये एक हमने सर्वे किया, इसमें राजेश किसानों ने ये बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है कि पंचायत चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ेगा क्योंकि ये गांव से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव पर किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, जो हमारे मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। और आपने अभी एक महिला को भी सुना होगा ध्यान से, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने बोली। उन्होंने ये बोला कि खाद बीज महंगा है, इसको लेकर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। हमारे मुद्दे तो ये है ना, मजदूरी है हमारा मुद्दा, इसकी बातचीत नहीं की जा रही है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और किसान आंदोलन के शोर के बीच में आपने देखा होगा कि खाद हो, बीज हो और भले ही मजदूरी हो, ये बात वहां पर है भी नहीं। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है आलोक, जिस तरीके से अब ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि देखिए प्राइम न्यूज जो सर्वे करके लाया है वो हवा ही नहीं है, जमीनी सर्वे है। और सर्वे में जो लोग थे शामिल वो खुद प्राइम न्यूज पे अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल लगातार बना हुआ है, बीजेपी से दिनेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सुनील जी, मैं आपके पास पहले आऊंगा। ये जो किसानों का मुद्दा है, क्या पंचायत चुनाव में ये भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है? देखो, मुझे नहीं लगता कि पंचायत चुनावों में मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि मैंने 2015 का चुनाव बिल्कुल गांव में रह कर के देखा। इस बार थोड़ा सा अलग चुनाव होगा, लेकिन जो ग्राम सभा के मुद्दे होते हैं वो बड़ा ही जटिल मुद्दे होते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जो भी बड़ा नेता है, या तो विधायक का चुनाव लड़ रहा है या सांसद का चुनाव लड़ रहा है, वो इन चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे लगता है कि मैं एक के साथ खड़ा हो गया, एक के घर पे चला गया चुनावी समय में, तो हो सकता है दूसरे वर्ग का मुझे वोट ना मिलेगा, क्योंकि लगभग सारे वही लोग होते हैं वोट करने वाले। तो पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब से भी देखा जाए, ये कहीं वर्चस्व है, तो ये पीछे के पर्दे से जो खेल होता था कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं या रात के अंधेरे में बुला करके कहा जा रहा है कि आप किसको वोट देना है, किसको वोट देना है, रात के अंधेरे में मुझे लगता है ग्राम प्रधानी के चुनाव का खेल बहुत अच्छे से चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ कोई मुद्दे न तो विधानसभा लेवल के होते न लोकसभा लेवल के होते। जो ग्राम सभाओं के लेवल हैं कि यहाँ से गली नहीं निकलनी चाहिए था, यहाँ पानी नहीं है, वहाँ ट्यूबवेल नहीं है, ये नल नहीं यहाँ पे लगाया, ये सारी चीज़ें होती हैं। किस जाति का वर्चस्व ज़्यादा होगा उसको हम वोट नहीं करेंगे, ये सब मतलब छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं ग्राम प्रधान के चुनाव में, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण तो होती हैं, लेकिन बड़े चुनावों से उनका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन इस बार इसलिए अलग उठ के चुनाव होगा कि राजनीतिक दलों के मुखियाओं ने यह कह दिया है कि हम इस चुनाव में प्रतिभाग करेंगे, और जो चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो भागीदारी संकल्प मोर्चा या तमाम अन्य मोर्चे जो निकल के आ रहे हैं, वो ये तय करेगा किसकी सीटें ज्यादा हैं, उसी को उसी हिसाब से सीटें विधानसभा इलेक्शन में मिलेगी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक दल उस स्तर तक जाने का प्रयास करेंगे जिस स्तर जाने से बचते रहे हैं वो अब तक। टेस्ट होगा ये एक तरह से। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष ये बोल रहा था कि किसान आंदोलन बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में निभाने वाला है, लेकिन तमाम लोगों ने भी प्राइम न्यूज के कैमरे के सामने बोला कि हमारी तमाम मांगे तो खाद से जुड़ी हुई है, बीज से जुड़ी हुई है, मजदूरी से जुड़ी हुई है, उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, मिला जुला असर होगा या असर नहीं होने वाला है? नहीं, देखिए, मैं बात गांव में बैठ के बात कर रहा हूँ, और पंचायत चुनाव की बहुत सारी गहमा गहमी भी इस समय है, लेकिन अभी गांव में असमंजस की स्थिति में ये है कि जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है कि कौन सी गांव पंचायत किस श्रेणी में जा रही है, बिल्कुल, तो जितने भी प्रत्याशी खड़े होने वाले हैं उनके मन में भी बहुत तरह की शंकाएं हैं कि सीट सामान्य होगी, कि सीट पिछड़ी जात की होगी, कि महिला की होगी।
तो अभी एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और सुनील जी ठीक फरमा रहे थे कि देखिए जो गांव का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, वो स्थानीय मुद्दे के साथ साथ जो कैंडिडेट होता है उसका लोगों के साथ जुड़ाव कैसा होता है। और छोटे छोटे मुद्दे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने फला को आवास दे दिया, हमें आवास नहीं दिया, आपने फला को का शौचालय बनाया, हमारे शौचालय नहीं बनवाया। और जहां तक बात यह है कि इस बार राजनीतिक दल भी पंचायत चुनाव तक जाएंगे तो ठीक बात नहीं, जाना चाहिए। और मुझे लगता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही होना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी काम किया जाता है, चाहे राज्य की सरकार करे या केंद्र की सरकार करे, वो योजनाएं धरातल तक पहुंचती और उसका सीधा सीधा संबंध गांव से होता है। मान लीजिए कि जैसे शौचालय, इज्जत घर की बात हुई, शौचालय को सबको मिला है, जात पंथ मजहब को दरकिनार करते हुए सब घर को, सभी घरों को शौचालय से युक्त किया गया है। नंबर 1, अगर उसका लाभ मिला है तो निश्चित तौर पर सरकार को लाभ मिलेगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा लाभ जो है ग्रामीण अंचल की महिलाओं को हुआ, जो कभी गैस के चूल्हे को देखी नहीं थी अपने घर में, आज उस पर वो खाना बना रहे तो निश्चित उसका लाभ होगा। ठीक है मनोज जी, यानी दिनेश जी, यानी आप ये जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका जिक्र कर रहे हैं कि वो गांव तक में पहुंचाई गई हैं, उसका असर होगा। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा। आप लोग चूंकि किसानों के मुद्दे को आधार बना के सरकार को घेरते रहे हैं, और अब आपको क्या लगता है जो ये मुद्दा है, क्या वो पंचायत चुनाव में भी हावी रहने वाला है? क्योंकि जो ग्रामीण है, जो किसान है, क्या उसके जहन में ये बात होगी कि साहब देखिए सरकार ये कानून लेके आई है, उसका असर हमारे ऊपर सीधा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए आलोक जी, राकेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो एक सर्वे कराया है प्राइम न्यूज में, मैं बधाई दूंगा कि मैंने तमाम चैनलों में डिबेट किया, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि उन्होंने इनोसेंट लोगों से, जो न्यूट्रल लोग हैं, उनकी उन्होंने भावनाओं को लेने का काम किया। स्वागत है। जिन 3 लोगों के मैं बयान को कोट करना चाहता हूँ, एक इनोसेंट ग्रामीण आदमी आया, उसने कहा कि आवास के नाम पर 15 से 20 हजार रुपए वसूले गए, अभी आपने बयान दिखाया। एक ग्रामीण व्यक्ति ने कहा कि शौचालय के नाम पर भारी धांधली हुई और शौचालय बहुत घटिया किस्म के बनाए गए जो आज की तारीख में टूट गए हैं। ये उसकी पीड़ा थी और शायद पहली बार किसी एक चैनल में गांव के लोगों के जो जज्बात है, उनकी परेशानियां हैं, उनको निष्पक्ष ढंग से लाने का काम किया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव के लोगों को जो सुविधाएं राज्य या केंद्र से दी गई उनमें भारी धांधली हुई, ये आपने जो बयान दिखाई इससे साबित होता है। अब रही बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये पंचायत के चुनाव है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि इसमें बहुत मुद्दा राष्ट्रीय और ग्रामीण और जो है राज्य का नहीं होता, लेकिन एक मुद्दा अहम होता है। एक व्यक्ति ने अभी कहा, किसान ने आपके स्टूडियो में कहा, उसने आपके कैमरे पे कहा, उसने कहा कि जब किसान खरीदता है तो सस्ता, जब खरीदता है तो महंगा और बेचता है तब सस्ता। मैं 2 सेकंड की एक घटना बता के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र से, जहां मैं विधायक हूँ लगातार, मैं वहां पर एक दिन चौपा लगाया था। एक गरीब अनुसूचित व्यक्ति ने 2 महीने पहले कहा, उस समाज के व्यक्ति ने, कि मुझे आलू खाना था, मेरे परिवार ने इच्छा व्यक्त किया, मैं आलू खरीदने बाजार गया तो आलू मुझे मिला वहां पर, जब मैंने खरीदा तो 42 रुपए किलो, और मैंने अपना 5 किलो धान बेच करके आलू लिया तो मेरा धान बिका 45 रुपए का। और उस किसान ने यह भी कहा कि यही आलू हमने 3 रुपए किलो हमने बेचा था। आज देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि किसान बेचने गया आलू तो 3 रुपए किलो बिका, खरीदने गया तो 45 रुपए का बिका, धान उसका 11 रुपए किलो बिका। आज देश की आबादी, मैं कृषि मंत्री रहा हूँ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का, मैंने ये महसूस किया है, आज अगर ये 62% आबादी जो किसान है अगर संकट में है तो सबसे बड़े संकट में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बातें कही, देखिए उन्होंने कहा कि आवास के नाम पर बहुत सारे, हमको ये बताइए कि पहली बार है कि सरकार उनके खाते में, लाभार्थी के खाते में सीधे पैसे डाल रही है, सीधे पैसे उनके खाते में जा रहा है, तो खा कौन रहा है? अरे मैंने आपके बीच में एक बार बोला, जरा सुन लीजिए तो आप जवाब दीजिएगा। 15 लाख की बात ही नहीं अभी यहाँ पर मनोज जी, मैं भी बीच में बोल सकता था, सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ आपकी गलत बात।
आप तो सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में एक शब्द बोला क्या? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी नहीं है। अगर आप देखिए तो मैं गाँव में बैठा हूँ, छप्पर में बैठ कर चर्चा कर रहा हूँ। सुन लीजिए, मुझे जानकारी है कि नहीं है मत बताइए। 2009 से अरे जरा कृपया करके सर सुन लीजिए तो जवाब। मनोज जी 1 सेकंड। मनोज जी सुन लीजिए ना, पहले आप सुन लीजिए। तरीका होता है। दिनेश जी बोलिए अपनी बात को। बच्चे नहीं, तरीका आप नहीं सिखाएंगे हमें। कोई बात नहीं ना मनोज जी, चर्चा के दौरान ऐसे मनोज जी चर्चा के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, उसको आप ये जो अन्यथा मत लीजिए। दिनेश जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। मैं धन्यवाद। मैं ये कह रहा था कि देखिए अब सीधे पैसा उनके खाते में डाला जा रहा है लाभार्थी के, तो आवास उनको खुद बनवाना है, तो कौन बिचौलिया उनके पैसे को खा रहा है? जो शौचालय की बात हुई, शौचालय का सीधे पैसे उनके खाते में जा रहा है, बिचौलिए तो गायब हो रहे हैं। और दूसरी चीज, मनोज जी ने एक बात और कही कि किसानों जैसे मानते, अभी किसान टमाटर पैदा कर रहा है तो टमाटर उसका 10 रुपए है और 2 महीने बाद 40 रुपए। कोई नई बात है मनोज जी आप बता रहे हैं? कोई नई बात अगर आप बता रहे हो, यही तो होता रहा है। इसी को तोड़ने का काम तो मोदी जी की सरकार कर रही है, क्योंकि किसानों के पास कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, ये जो 6 दशकों तक देश में शासन किए वो क्या कुछ व्यवस्था कर पाए सरकारों के लिए? आज हमारी सरकार ने छूट दी है कि आप चाहे तो मंडियों में बेचिए, मंडियों के बाहर बेचिए। ठीक है अजय, मैं आ रहा हूँ 1 सेकंड। इस पे मनोज जी जवाब दे रहे थे, बहुत शॉर्ट में टिप्पणी कीजिएगा मनोज जी। अजय मैं आ रहा हूँ, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सरकार तो किसानों के हित में फैसले ले रही है। ये व्यवस्था नहीं थी मनोज जी, छोटा सा उत्तर। इसलिए दिक्कत हो रही थी, कोई नई बात नहीं। ठीक ठीक आ गई सर, आपकी बात आ गई। नहीं पड़ता है, जान लीजिए आपकी जानकारी। ठीक है, आ गई सर, आपकी बात आ गई। अब मनोज जी आप बहुत शॉर्ट में टिप्पणी कीजिएगा, उसके बाद अजय मैं आपके पास आ रहा हूँ। छोटा सा उत्तर दीजिएगा मनोज जी। मैं 10 सेकंड की बात कह रहा हूँ। हमारे जो साथी अभी ये बात कह रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ ये जानकारी आपको भी है, पूरे उत्तर प्रदेश को है। MSP पहले से है और 1860 रुपए आपने धान का, 1900 कुछ रुपए आपने गेहूं का तय किया था। आपने ही, आपकी सरकार ने 9000 FIR दर्ज किया है कि बिचौलिए बीच में आए हैं और बिचौलियों ने बीच में खरीद करके किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिलने दिया। ये FIR मैंने नहीं किया, ये FIR राज्य सरकार ने, आपकी सरकार है, उसने मनोज जी, तो इसलिए तो ये लोग कानून लेके आए ना फिर, इसलिए तो ये फिर कानून लेके आए। नहीं, ये कानून पहले भी था। इसी कानून, कोई नया कानून नहीं लाए। कानून के पहले कितने FIR हुए ये बता दीजिए। ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स। आलोक ने पूछ लीजिएगा हमारी सरकार के पहले ठीक है, अजय जी के पास एक बार। दिनेश आप अपनी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं इसमें अजय की भी टिप्पणी जोड़ना चाहता हूँ। अजय की रिपोर्ट है। अजय जी, आलोक जी, राजेश जी, आपने आईना दिखाया साधुवाद प्राइम मिनिस्टर को, और वो किसान महिला जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल, कितनी अच्छा आपने बात दिखाई, आपने सत्य प्रकाशित किया। उसने बोला जिससे किसान खेती करता है, यूरिया का भाव बढ़ा है, यूरिया का राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने यूरिया का भाव बढ़ा दिया। और जिन जिन बीजों का, चलो बीजों पे नहीं है, जो फर्टिलाइजर रखते हैं खेती में, उन पे GST है, ये GST मुक्त होना चाहिए। और डीजल पेट्रोल, इसको अन्यथा ना लें, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। डीजल और पेट्रोल इतना तंग करेगा ये राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, क्योंकि किसानों को खेती करने में लागत बढ़ रही है। ये इसको बहुत लाइटली ले रही है। आज कच्चे माल का तेल क्या है, और आज अगर जो सेंट्रल एक्साइज कि केंद्र सरकार ने लगाई है, जो बढ़ाई है, अगर केंद्र सरकार आज बढ़ती हुई एक्साइज कम कर ले तो आज 61 रुपए 92 पैसे पेट्रोल होगा और 46 रुपए 51 पैसे डीजल होगा। अगर बढ़ती हुई एक्साइज सरकार हटा ले। और जहां तक भाजपा के नेता ने, प्रवक्ता ने बात रखी, सीधा पैसा पहुंचा, उन्होंने मनोज जी की बात काट दी। भैया मेरे खाते में 15 लाख नहीं आए, मैं तो अपनी बात जानता हूँ। आलोक और राजेश के आगे मुझे नहीं सर, 15 लाख पे मत जाइए। देखिए नहीं, आप जो पेट्रोल पे दाम कम करने की सर बात कर रहे थे ना, राजस्थान में सबसे पहले शतक लगाया सर।
वहां पे आपकी सरकार है, राज्य सरकार भी वैट कम कर सकती थी, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। अजय जी एक सेकंड, हमने और भी किसानों से इसी मुद्दे पर हमने और भी किसानों से बातचीत की थी। एक बार हम अपने दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं सीधे। अजय जी, क्या किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? नहीं पड़े भैया, कहाँ से तय पड़े रहो, जा बताओ। हैं? तुम्हारा कहना है किसान आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ रहा हो, क्या पड़ रहा हो? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। किसान जो है हर तरीके से पिटता ही जा रहा है, और हर चीज से लेके डीजल है, खाद है, 50 किलो की बोरी थी वो 45 किलो किसान की कर दी, कि पैसा उतना ही लग रहा है पैसा। और जो है डीजल का भी है, बिल जो है हाई कर दिए गए है टेबलों के, और बत्ती है जो 6 घंटा मिल रही है। किसान जो है खेती भरने में असमर्थ रहता है, फसल सूख रही है, धान की फसल जो है अच्छी तरीके से सिर का नहीं लगा पा रहा है। सब चीज़ पे महंगाई है, अब गवर्नमेंट अपनी चीज़ महंगाई देती है, मेरी मद्दी लेती है। मैंने 1100 रुपये पैकेट आलू डाला है, और जो जा रहा है 250 रुपये में। किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें पक्ष विपक्ष जो है वो उसको भड़का रहे हैं। किसानों का इतना वो नहीं है। हाँ, किसानों की जो चीज़ मूल्य होता है उस समय ये मद्दी ले लेते हैं, वही चीज़ किसानों के बच्चों किसाने के सपाटी उनको नहीं बेचते। क्या आपकी नज़रिया से किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें पंचायत चुनाव में असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तुम ये मन समझो कि इसमें चुनाव में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अब जैसे मान लो ठीक है, अब इस समय आलू जो है क्या पोजीशन थी, अब आलू क्या पोजीशन है, किसानों को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा। और फिर एक ग्राम पंचायत की चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तो ये ऐसे सरकारों पर जो है ये असर पड़ता है, जैसे सपा सरकार है, बसपा सरकार है, बीजेपी नहीं है, बीजेपी है, कांग्रेस है सब दल हैं। और सब दल को अब क्या देखते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस भी मिल रहा है, छपा भी मिल रही है, बसपा भी मिल रही है, और दाएं बाएं के मिल रहे कि बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ। अरे बीजेपी क्या बुरा कर रही है, लेकिन जो पक्ष और विपक्ष हमेशा चलता आया है और चलता रहे। भारत देश में सबसे मेन बात है 70% किसान ही है, जो हम तमाम लोगों के लिए अन्न पैदा करता है अपनी मशक्क़त के साथ, अपने खून पसीने के साथ। और इसका आंदोलन जो लोग कर रहे हैं और उस पर पढ़ना ही चाहिए, और जो उनके लिए उनकी मेन समस्याएं हैं उन्हें इनका लाभ और उनका सब कुछ व्यवस्था होना चाहिए उन लोगों के लिए। किसान आंदोलन का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा पंचायत चुनाव पे, वही इसलिए पड़ेगा कि किसान सब आंदोलन पे लगे हुए हैं अपने। अब जो है वोटर भी तो किसान ही है, गाँव का चुनाव। तो देखिए, ये थे वो गांव के ग्रामीण, वो किसान, वो लोग जो अपनी बात को रखते हुए नजर आए। ये सर्वे जो प्राइम न्यूज ने किया है उसमें कोई हवाई बात नहीं, उसमें सीधा सर्वे में जो लोग शामिल हुए थे वो अपनी बात रख रहे हैं। अजय, ये प्रतिक्रियाएं सुनने से पहले आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी टिप्पणी पूरी कर लीजिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं डीजल पेट्रोल इनसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और जहां तक किसानों की बात, जो आपने आईना दिखाया, मैं पुनः आईना बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल असर करेगा। धरती पुत्र आलोक जी राजेश जी, धरती पुत्र भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धरती पे ही लेके आएगा। जो आसमान पे उछल रहे हैं ना ये लोग, आसमान पे इतना गरूर, इतना अहंकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बात करते हैं, अहंकार से बात करते हैं, ये अहंकार टूटने वाला है। धरती पुत्र धरती पे लेके मानेगा, इनको रख के मानेगा इस बार। ठीक है, सुनील जी हमारे साथ जुड़े। सुनील जी, आपको नहीं लगता है कि जो ग्राम पंचायत के मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा मेल नहीं खाते हैं? जब लोग गांवों में रहते हैं तो उनके मुद्दे अपनी चौक चौपाल और अपने खेतों से ही जुड़े हुए होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है दोनों अभी भी मुद्दों को भांपने में गलती कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी हंस रहा था, मैं इसलिए हंस रहा था कि अभी भी राजनीतिक दल के लोग या कांग्रेस अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वास्तव में ग्राम प्रधान के चुनावों में या पंचायत के चुनावों में मुद्दे कौन से होते हैं। आप ये बताइए, जब ग्राम प्रधान का प्रत्याशी वोट मांगने जाएगा तो उसकी भूमिका क्या है महंगाई में, उसकी भूमिका क्या है कि पेट्रोल डीजल महंगा ज़्यादा होगा, या कौन से कानून बनाने में उसकी भूमिका रहती है। ये कम से कम राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी सवाल उस समय ग्राम प्रधान के चुनाव में नहीं होता है जो ऐसे सवाल वहाँ वोटर उनसे करता है। हाँ, एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं तो वोटर
हंस के पूछता भी है, कहता भी है, और कभी कभी आपने देखा होगा विरोध भी होता है, भगत दौड़ा भी लेते हैं लोगों को, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन ग्राम प्रधान के चुनाव में जब प्रधान की कोई भूमिका ही नहीं है, जिला पंचायत सदस्य की कोई भूमिका ही नहीं है, बीडीसी सदस्य की कोई भूमिका ही नहीं है, भूमिका किन की है कि लोकसभा की, विधानसभा की भूमिका, ये सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वहां आपको देखना पड़ेगा, क्या आपका बस्ते लगाने वाले वहां लोग हैं कि नहीं है, वहां पे क्या बाढ़ के हिसाब से आपकी भूमिका है कि नहीं। तमाम तो आपने देखा होगा कि इतना छोटे स्तर का होता है कि बीडीसी मेंबर को भी यदि ग्राम प्रधान सहयोग कर रहा है और दूसरे को नहीं कर रहा तो दूसरी जाति का वोट कट के दूसरे पे चला जाता है। जिला पंचायत सदस्य का यदि वोट उसके क्षेत्र में आ रहा है और वो वोट मांगे चला गया और ग्राम प्रधान का इलेक्शन उसके ग्राम प्रधान का प्रत्याशी उसके साथ चला गया तो लगता है कि भैया तेरे चक्कर में मेरा भी वोट कट जाएगा, इसलिए तुम अपने हिसाब से वोट मांगो, मैं अपने हिसाब से वोट। तो मनोज पांडे, ये जो मूड है गांव का छोटे मुद्दों को लेकर, जी एक सेकंड आ रहा हूं, क्या उसे आप लोग भाप पाए हैं? क्योंकि देखिए किसानों को मुद्दा बना के आप लोग सड़क पे उतरे हैं, अखिलेश यादव से लेकर तमाम दिग्गज जो थे कार्यकर्ता वो सड़क पे उतर के सरकार को घेरते रहे, लेकिन पंचायत चुनाव में क्या ये मुद्दा बनने वाला है? क्या आप लोग अब भी मूड समझ पा रहे हैं गांव का? देखिए, गांव की जहां तक स्थिति होती है तो मैं इस चीज से सहमत हूं कि कहीं प्रत्यक्ष रूप से मुद्दा बनता है और कहीं नहीं बनता है, जो एक स्वस्थ राजनीति की बात है। लेकिन देखिए, जैसा आलोक जी, राकेश जी, आप भी समझते हैं कि गांव में भी जो लोग राजनीति करते हैं और चुनाव लड़ते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता जो प्रत्याशी है वो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है। वहां का मतदाता ये देखता है कि ये किस मानसिकता के व्यक्ति है, किस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, और ये कहना गलत होगा कि इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी है, राजनीतिक विचारधाराएं नहीं आएंगी। जनता ये देख रही है कि सत्ता पक्ष से व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसने किसानों को संकट में लाया है, पलायन किए गए मजदूरों की रोजी रोटी छिनी हुई है और बेरोजगार नौजवान घर बैठा है, तो उस मुद्दे को निश्चित रूप से ग्राम पंचायत में आएगा। और जहां तक देखिए उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा, ये मैं नहीं, मैं विपक्ष भी जानता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उसके प्रधान और बीडीसी मेंबर लगातार 1989 से आज तक जीत के आए हैं, और आने वाले दिनों में भी समाजवादी पार्टी ग्राम पंचायतों के चुनाव में सबसे आगे रहेगी। या आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आएगा वो भी बताएगा। ठीक है दिनेश जी, जिस तरह से मनोज जी का कहना है कि हम ही सबसे आगे रहने वाले हैं, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं गांव के अंदर, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं गांव के अंदर जो कि कई बार पटल पर चर्चा में आते ही नहीं है, कि जैसे जमीनी विवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है गांव के अंदर। क्या आप इस तरह की रणनीतियों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे और इन मुद्दों पर भी आप ध्यान रखेंगे? असल में क्या है कि एक सुनील जी को छोड़कर किसी बात से नहीं, मुझे लग रहा है किसी की बात से कि लोगों का किसी का गांव से ताल्लुक है। मुझे तो हंसी आती है जब लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। गांव के प्रधानी का मुद्दा क्या होता है इन लोगों को पता ही नहीं है। गांव के प्रधानी आप सुन लीजिए, गांव के सीख लेंगे तो अच्छी बात है जय जी। मैं कह रहा हूँ गांव के प्रधान का मुद्दा ये होता है पब्लिक का चुनाव शौचालय बनाने में जरा मैं जानना चाहता हूँ। वो कई बात आप हंस लिए हो तो रोज लीजिए थोड़ी देर ना, मतलब ये भी स्थिति है। मैं सुना तीनों लोगों को जैसे बोलता सुन लीजिए एक बार। ये कौन सा तरीका होता है? दिनेश जी पूरी कीजिए अपनी बात। आपको करंट लग जाता है दिनेश जी, पता नहीं करंट। मैं आपको सुनता हूँ अजय जी, आपको नहीं, अगर वो आपके बीच में बोलेंगे तो आपको भी फिर इसी तरह से ही करंट लगेगा, आपको भी लगेगा अजय जी। अगर वो आपके बीच में बोलने लग जाएंगे तो फिर आपको भी इतना करंट महसूस होगा। बोलने दीजिए ना उनको। अजय जी एक सेकंड, समय हमारे पास कम है। अजय जी एक सेकंड। दिनेश जी संक्षेप में उत्तर दीजिए क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, उसके बाद हम फिर से आएंगे। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक पड़ोसी के यहाँ जाकर बैठ दीजिए अजय जी कोई कैंडिडेट, तो दूसरा कहता अच्छा आप उसके यहाँ गए थे, ले लीजिए वही आपको जिता देगा। अभी आप गांव की राजनीति नहीं समझते हैं। हाँ, आपने आज जो चर्चा का विषय रखा है सिर्फ एक मुद्दे पर रखा है, बाकी अजय जी तो कहाँ चले गए उस पर मैं नहीं जाता। ठीक है दिनेश, ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है क्या इसका प्रभाव पंचायत के चुनाव में पड़ेगा? ठीक है। गांव के मोड को लेकर लगातार हम इस पर चर्चा करता रहेंगे और लगातार हम इस मुद्दे पर बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, हम सब आपके साथ वापस चर्चा करने के लिए जल्द ही हाजिर होते हैं। इसी आधार पर वोट दिया जाएगा। ज्यादातर लेटरिन खत्म हो चुकी है और विकास के आधार पर वोट किया जाता है। सुविधाएं सिर्फ दिखने के लिए। चुनाव में भ्रष्टाचार से मुक्त करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। डीजल पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है कि हम लोगों को खेती करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। महंगाई भी चरम सीमा पर है।
2022 तक जो चुनाव हो गए उस पर असर पड़ेगा।